नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए कुछ पीवाईक्यूज़ यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है मौर्यकाल। एक अनाउंसमेंट करनी थी दोस्तों, हमने सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। प्राचीन इतिहास नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है और सभी वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे क्रम वाइज। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, जो 4 फरवरी 2025 में हुआ था और ये शिफ्ट 1 का सवाल था। क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर डी उज्जैनी। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह प्रशासन के लिए, व्यापार के लिए और सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी मौर्य साम्राज्य के समय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। इसमें उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव रखी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। उसे चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य था, जिसकी सहायता से उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं मेगस्थनीज, पतंजलि, चाणक्य या फिर डी अशोघोष। इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को माना जाता है। इसमें शासन, कर व्यवस्था और प्रशासन जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शंस हैं डाईमेकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, हेरोडोटस। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजपूत मेगस्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक भी लिखी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मौर्य काल की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक को धम्म नीति अपनाने की प्रेरणा किस युद्ध के बाद मिली? ऑप्शंस हैं मगध युद्ध, कंधार युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर डी तक्षशिला युद्ध। इसका आंसर होगा अशोक को धम्म नीति अपनाने की प्रेरणा कलिंग युद्ध के बाद मिली। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि से अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद उसने अहिंसा की नीति अपनाई और धम्म नीति अपनाई। धम्म नीति का मतलब होता है धर्म की नीति या अहिंसा की नीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में समाहर्ता किस कार्य से संबंधित था? ऑप्शन है सेना से, न्याय से, राजस्व से या फिर डी धर्म से। इसका आंसर होगा मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व से संबंधित था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। समाहर्ता राज्य का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। वह कर संग्रह की निगरानी करता था। समाहर्ता मतलब इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शंस हैं खरोष्टी, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर डी ग्रीक। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश अभिलेख की अगर हम चर्चा करें तो वो ब्राह्मी लिपि में माना जाएगा। सो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये इससे आम जनता संदेश को समझ पाती थी।
इसलिए अशोक ने ब्राह्मी लिपि को चुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? ऑप्शंस हैं दिनार, निष्क, पण या फिर डी रुपयक। इसका आंसर होगा मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा पण थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पण मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा थी। इसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता और वेतन भुगतान में भी इसका उपयोग होता था। तो मौर्य काल की मुख्य मुद्रा क्या थी? पण। आज जैसे रुपया है उसमें उसको मुद्रा को कहते थे हम पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हैं युद्ध विस्तार, कर वृद्धि, नैतिक आचरण, साम्राज्य विस्तार। तो इसका आंसर होगा अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण करना और अहिंसा से दूर रहना। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सॉरी दोस्तों, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण और हिंसा से दूर रहना। मैंने बोल दिया अहिंसा, सॉरी, नैतिक आचरण और अहिंसा को अपनाना, इसमें सही होगा। अशोक का धम्म नैतिक मूल्यों पर आधारित था। इसमें अहिंसा, दया और सहिष्णुता पर बल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? ऑप्शंस हैं अमात्य, रजुक, गुड़ पुरुष या फिर दंडपाल। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? गुड़ पुरुष कहते थे। गुड़ पुरुष मौर्य काल के गुप्तचर होते थे। वे आंतरिक और बाह्य सूचनाएं एकत्रित करते और राजा को प्रदान करते ताकि राज्य की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं देवनाम प्रिय, धर्माशोक, अमित्रघात या फिर डी प्रियदर्शी। तो इसका आंसर होगा बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। अमित्रघात मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। तो बिंदुसार को ये उपाधि प्राप्त थी। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में अमात्य कौन थे? ऑप्शंस हैं सैनिक, व्यापारिक, प्रशासनिक अधिकारी, कर्षक। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में अमात्य प्रशासनिक अधिकारी थे। अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो राजा को प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे। अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। वे राजा को शासन संचालन में सहायता करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का सिंह शीर्षिका स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सांची, सारनाथ, कौशाम्बी या फिर डी तक्षशिला। इसका आंसर होगा अशोक का सिंह शीर्षिका स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। ये हमारा भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। सारनाथ का सिंह शीर्षिका स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह मौर्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में सीता शब्द किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं व्यापार से, भूमिकर से, सेना से, धर्म से। इसका उत्तर होगा मौर्य काल में सीता भूमिकर से संबंधित था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सीता कृषि भूमि पर लगाए जाने वाला कर था। यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर या कृषि कर उस समय पर मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। प्रमुख मतलब सबसे बड़ा स्रोत था। कर और भी थे लेकिन सबसे बड़ा स्रोत कृषि भूमि था जिसे हम सीता कहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शंस हैं रजुक, अमात्य, राजा, दंडपाल। इसका आंसर होगा मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता। अंतिम न्यायिक अधिकार उसी के पास होता और उसका फैसला फाइनल होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शंस हैं शिलालेख 1, शिलालेख 8, शिलालेख 13 या फिर शिलालेख 14। तो इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध का उल्लेख शिलालेख 13 में मिलता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में मिलता है। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध और अशोक के पश्चाताप का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और धम्म का मार्ग यानी कि धर्म का मार्ग अपना लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मौर्य काल में व्यापार की देखरेख कौन करता था? ऑप्शंस हैं समाहर्ता, पणियाध्यक्ष, सेनापति या फिर डी रजूक। इसका आंसर होगा मौर्य काल में व्यापार की देखरेख पणियाध्यक्ष करता था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पणियाध्यक्ष बाजार और व्यापार की निगरानी करता था। वह माप तोल को नियंत्रित करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं केवल भारत में हुआ, केवल श्रीलंका में हुआ, भारत और विदेश में हुआ, केवल एशिया में हुआ। तो इसका आंसर होगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के साथ विदेशों में कराया। उसके दूत श्रीलंका, चीन और पूर्वी भाग में गए और प्रसार किया बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ऑप्शंस हैं अमात्य, सेनापति, समाहर्ता, गुडपुरुष। मौर्य काल में इसका उत्तर होगा मौर्य काल में सेना का प्रमुख अधिकारी सेनापति होता था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सेनापति मौर्य सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह युद्ध और रक्षा की जिम्मेदारी संभालता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के स्तंभ किस सामग्री से बने होते थे? ऑप्शंस हैं लकड़ी से, ईंट से, पॉलिश पत्थर से या फिर डी तांबा से। इसका आंसर होगा अशोक के अधिकांश स्तंभ पॉलिश पत्थर से बने होते थे। पॉलिश पत्थर का मतलब होता है चिकना पत्थर। तो अशोक के स्तंभ पॉलिश पत्थर से बने होते थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अशोक के स्तंभ पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने होते थे। ये मौर्य काल की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मौर्य काल में रजूक का काम क्या था? ऑप्शंस हैं व्यापार नियंत्रण करना, न्याय और भूमि मापन, सेना संचालन या फिर डी कर संग्रह। मौर्य काल में रजूक का कार्य था न्याय करना और भूमि मापन करना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। रजूक न्याय की व्यवस्था देखता एवं भूमि संबंधी कार्य देखा करता था। वे ग्रामीण प्रशासन से जुड़े थे। निचले स्तर पर ये रजूकों की भूमिका थी और वो न्यायिक कार्य और भूमि संबंधी कार्य देखते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है अशोक ने धम्म का प्रचार किस माध्यम से किया? ऑप्शंस हैं युद्ध से, कर व्यवस्था से, अभिलेख और स्तंभ से, सैनिक अभियान से। अशोक ने धम्म का प्रसार अभिलेख और स्तंभ में लिखे अभिलेखों के माध्यम से किया। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, अभिलेख और स्तंभ। अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से धम्म का प्रसार किया और आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य काल में दंडपाल किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं न्याय व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, कर प्रणाली से या फिर डी सेना से। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में दंडपाल कानून व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। दंडपाल कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकारी होता था। वह अपराध नियंत्रण करता था। अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण दंडपाल करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था?
ऑप्शंस हैं नगराध्यक्ष, अमात्य, समाहर्ता या फिर डी पणियाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख, हाँ इसका आंसर होगा मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख नगराध्यक्ष होता था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। व्याख्या देखते हैं। नगराध्यक्ष नगर की सुरक्षा और व्यवस्था का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धम्म महामात्र की नियुक्ति क्यों की गई? ऑप्शंस है कर संग्रह के लिए, सैन्य सुधार के लिए, धम्म प्रचार के लिए या फिर डी व्यापार नियंत्रण के लिए। तो इसका आंसर होगा धम्म महामात्र की नियुक्ति धम्म प्रचार यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मौर्य काल में सन्निधाता किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शंस हैं न्याय, सेना, ऑप्शन सी राजकोष एवं भंडार से या फिर डी धर्म से। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में सन्निधाता राजकोष एवं भंडार से संबंधित था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सन्निधाता राजकोष और भंडार का प्रभारी अधिकारी होता था। वह अनाज, धन और वस्तुओं का लेखा जोखा रखता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शंस हैं शिलालेख 7 में, शिलालेख 10 में, सी है शिलालेख 12 में या फिर डी शिलालेख 13 में। अशोक के इसका आंसर होगा अशोक के शिलालेख 12 में, ऑप्शन सी में धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष बल दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति समान गिनती अपनाई है। ये अशोक की धर्म सहिष्णुता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मौर्य काल में कृषि विकास के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया गया? ऑप्शंस हैं व्यापार संघ पर, सिंचाई व्यवस्था पर, सैन्य छावनियों पर या फिर धार्मिक संस्थानों पर। इसका आंसर होगा मौर्य काल में कृषि विकास के लिए सबसे अधिक विशेष ध्यान जो दिया गया वह था सिंचाई व्यवस्था पर। सिंचाई से अच्छी फसलें हुई, अच्छी फसलें होने के कारण अच्छा कर मिला और मौर्य काल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मौर्य काल में नहरों और जलाशयों का निर्माण हुआ, इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य काल में व्यवहार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? ऑप्शंस हैं व्यापार नियम के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए, धार्मिक क्रम के लिए या फिर डी सैन्य नीति के लिए। इसका आंसर होगा मौर्य काल में व्यवहार शब्द का प्रयोग न्याय प्रक्रिया से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा शब्द था। इसका प्रयोग मुकदमों और कानूनी मामलों के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? ऑप्शंस हैं साम्राज्य विस्तार, सैन्यवाद, धम्म विजय, आर्थिक सुधार। इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति को अपनाया। ऑप्शन सी इसमें होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को छोड़ा और अहिंसा को अपनाया और नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया। यही संदेश उसने अपनी आम जनता को भी दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति को अपनाया। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना था आम लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मौर्य काल में पणियाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शंस हैं कृषि नियंत्रण, व्यापार एवं बाजार व्यवस्था की देखरेख करना, न्याय व्यवस्था संचालित करना या फिर सेना का संचालन करना। इसका आंसर होगा मौर्य काल में पणियाध्यक्ष का मुख्य कार्य व्यापार एवं बाजार व्यवस्था को देखना था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पणियाध्यक्ष बाजार, व्यापार और मापतोल की निगरानी करता। वह मूल्य नियंत्रण का भी कार्य करता था मौर्य काल में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अशोक के स्तंभ लेख सामान्यतः कहाँ स्थापित किए गए? ऑप्शंस हैं केवल राजधानी में, युद्ध स्थलों पर, प्रमुख मार्गों और नगरों में, या फिर डी सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसका आंसर होगा अशोक के स्तंभ लेख सामान्यतः प्रमुख मार्गों और नगरों में स्थापित किए गए ताकि उसका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अशोक ने स्तंभ लेख प्रमुख नगरों और मार्गों पर स्थापित करवाए, इससे संदेश अधिक लोगों तक पहुंच पाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मौर्य काल में दास प्रथा की स्थिति कैसी थी? ऑप्शंस हैं अत्यंत कठोर, पूर्ण स्वतंत्र, नियंत्रित और सीमित, या फिर डी समाप्त। इसका आंसर होगा मौर्य काल में दास प्रथा नियंत्रित और सीमित थी। दास प्रथा थी लेकिन वो नियंत्रित और सीमित रूप में थी। अत्याचार करने की अनुमति, अत्यधिक अत्याचार करने की अनुमति मौर्य काल में नहीं थी दासों पर। मौर्य काल में दास प्रथा नियंत्रित थी। राज्य अत्यधिक अत्याचार की अनुमति नहीं देता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य काल में विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं निरंतर युद्ध, ऑप्शन बी है व्यापार समाप्त करना, सी साम्राज्य की सुरक्षा करना, या डी धार्मिक दबाव। इसका आंसर होगा मौर्य काल में विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। मौर्य विदेश नीति का उद्देश्य साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना था और इसके लिए कूटनीति का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? ऑप्शंस हैं शिलालेख 1, शिलालेख 5, शिलालेख 10, या शिलालेख 13। तो इसमें आंसर होगा शिलालेख 1 में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। शिलालेख 1 में अशोक ने पशु बलि की आलोचना की है। इसमें अहिंसा पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है मौर्य काल में निवर्तन शब्द किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं कर से, भूमि मापन से, मुद्रा से, या पद से। इसका आंसर होगा मौर्य काल में निवर्तन शब्द भूमि मापन से संबंधित था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। निवर्तन भूमि मापन की एक इकाई थी। इसका प्रयोग कर निर्धारण के लिए किया जाता था। भूमि के नाप के हिसाब से कर निर्धारित होता था। तो निवर्तन क्या होगा? भूमि मापन की इकाई थी, उससे कर निर्धारित होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के समय बौद्ध संघ की देखरेख कौन करता था? ऑप्शंस हैं अमात्य, सेनापति, धम्म महामात्र, या फिर डी गुड़ पुरुष। तो इसका आंसर होगा अशोक के समय बौद्ध संघ की देखरेख धम्म महामात्र क्या करते थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। धम्म महामात्र बौद्ध संघ और नैतिक सुधारों की देखरेख करते थे मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य काल में सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? ऑप्शंस हैं भूमि के रूप में, अनाज के रूप में, या फिर मुद्रा के रूप में, या फिर डी है वस्त्र के रूप में। तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में सैनिकों को वेतन मुद्रा के रूप में दिया जाता था। मौर्य काल में सैनिकों को नियमित वेतन मुद्रा में देते थे। यह एक संगठित अर्थव्यवस्था को दर्शाता था। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था संगठित थी और अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, या फिर डी तमिल भाषा का। इसका आंसर होगा अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। लिपि ब्राह्मी थी लेकिन जो भाषा प्रयोग हुई है वो थी प्राकृत। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। ये आम जनता की भाषा थी ताकि राजा का संदेश आम जनता तक पहुंच सके। इसलिए मौर्य काल में
आम जनता की भाषा को संदेश का माध्यम चुना गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शंस हैं विदेशी आक्रमण, आर्थिक संकट, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदा। इसका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कमजोर उत्तराधिकारी का होना माना जाता है। सी होगा इसमें आंसर। अशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर थे, अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और इसके बाद अगले वंश की स्थापना हो गई। तो ये कुछ PYQs थे मौर्य साम्राज्य से। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।